Hello everyone, today's topic of discussion is oxidation of pyruvate. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता कैसे है। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा कब? जब ग्लाइकोलिसिस पहले से हो चुकी है। तो मतलब हुआ क्या था कि ग्लूकोज था हमारे पास, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था किसमें? पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हमने बोला क्या था? ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस हुई थी। अब ये प्रोसेस होने के बाद पायरुवेट क्या करता है? एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एंटर कर जाएगा, हम ये बोलेंगे। ठीक है, यहां एंटर करने के बाद पायरुवेट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, and this conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A is known as oxidative decarboxylation और दी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बोल सकते हैं हम इसे, या फिर क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किस चीज की? पायरुवेट की। ठीक है, अब क्या होता है कि पायरुवेट होता है चार्ज्ड मॉलिक्यूल, इस पे होता है कुछ चार्ज। अब ये चार्ज होने की वजह से ये इजीली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से जा नहीं पाता आगे की साइड। तो क्या होता है, इसे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है। तो यहाँ एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी इसे, जो पायरुवेट को भेज देगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से पार्ट में? मेनली मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इस प्रोसेस के बारे में जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, यानी कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो देखते हैं ये प्रोसेस होती कैसे है। देखो क्या होता है कि पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसके साथ ऐड होगा? इसके साथ क्या चीज ऐड होगी? कोएंजाइम ए ऐड होगा पायरुवेट के साथ, तभी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन पाएगा। इस पूरी प्रोसेस के लिए हमें जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, सिंगल एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता, 3 एंजाइम्स का एक सिंगल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि 3 एंजाइम से बना होता है। तो इसमें होते हैं 3 एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? क्योंकि 3 एंजाइम्स हैं इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, सिंगल एंजाइम से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना है। अब वो एंजाइम्स जो होते हैं वो कैरी आउट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को, पायरुवेट टू एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन को। अब इन 3 एंजाइम्स का नाम क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट एंजाइम तो खुद ही पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा एक एंजाइम। इसके अलावा दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? उसे बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। तीसरा एंजाइम कौन सा होता है? उसका नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। अब इन एंजाइम्स के इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम्स हैं, तो इनका नाम हम शॉर्ट में लिख देते हैं नॉर्मली E1, E2, E3। ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो पूरा ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो साथ साथ में NADH2 भी बनता है। NADH2 बनता है NAD+ से। ठीक है, अब ये वाली पूरी प्रोसेस होती कहाँ है? अभी हमने डिस्कस कर लिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये पूरी प्रोसेस हो रही है। अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला रीजन जो है ये यूकैरियोट्स में होता है। तो सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो पायरुवेट की हो रही है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
लेकिन अगर आप ये इसी प्रोसेस की बात करो प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोसोल में, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस होगी साइटोसोल में। चलो अब देखो क्या होता है कि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इसमें जो ये 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, इन्हें कुछ को एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं काम करने के लिए। को एंजाइम्स क्या है? कोफैक्टर का टाइप है जो कि एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं एंजाइम की। अगर आप को एंजाइम उन को एंजाइम्स को नहीं दोगे, इन एंजाइम्स को, तो ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से वो को एंजाइम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो को एंजाइम्स का अब हम पढ़ेंगे। कौन से को एंजाइम्स हैं जो इस पूरी रिएक्शन को करने में मदद करते हैं। तो एक को एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं टीपीपी। टीपीपी क्या है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट। दूसरा कौन सा कोएंजाइम होता है? उसका नाम होता है लिपोइक एसिड। तीसरा कोएंजाइम होता है जिसे बोलते हैं कोएंजाइम ए। चौथा होता है जिसको बोलते हैं NAD+। एंड फिफ्थ एंड लास्ट कौन सा होता है? FAD। अब इनमें से कौन से एंजाइम को कौन सा कोएंजाइम चाहिए होता है? तो टीपीपी कोएंजाइम है E1 का, यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का। लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए जो होते हैं वो होते हैं कोएंजाइम्स एंजाइम 2 के, और NAD+ और FAD होता है एंजाइम 3 के कोएंजाइम्स। तो ये चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी थी। अब आपको ये चीज भी याद रखनी है कि ये पूरा जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही है, इसको हम बोलते हैं हाईली एक्सर्गोनिक। हाईली एक्सर्गोनिक क्यों बोला जाता है इस प्रोसेस को? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हाई एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है। दूसरी चीज, ये पूरी प्रोसेस जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की है ये इरिवर्सिबल होती है। फिर से वापस से एसिटाइल कोएंजाइम ए से पायरुवेट नहीं बन सकता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो अभी तक हमने कोएंजाइम्स के बारे में पढ़ा, रीजन के बारे में पढ़ा जहां पे ये पूरी प्रोसेस हो रही है, और हमने क्या चीज पढ़ी कि ये प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा एनर्जी इससे रिलीज होती है और इरिवर्सिबल ये पूरी प्रोसेस होती है। अब एक चीज और नोट करनी है आपने, वो क्या है कि ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये कुछ आयन से इनहिबिट भी हो जाता है। तो इसके इनहिबिटर्स कौन से हैं? तो इस पूरे रिएक्शन के इनहिबिटर्स होते हैं 2। एक है आर्सेनाइट आयंस और दूसरा है मर्क्यूरिक आयंस। तो इनमें से कोई भी आयंस अगर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या साइटोसोल में, तो ये पूरी प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूरा मैकेनिज्म है क्या इस चीज का। इस पूरी प्रोसेस को जो हमने देखा, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसका जो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये किस तरीके से काम करता है। तो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं जिनमें ये काम करता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है जो एंजाइम 1 कैटेलाइज करता है, और ये करता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन किस चीज की डीकार्बोक्सिलेशन करेगा? वो है पायरुवेट की। तो पायरुवेट की ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है, यानी रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल ये कर रहा है। साथ साथ में इस डीकार्बोक्सिलेशन के साथ एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी। तो हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी की फॉर्मेशन होती है इस फर्स्ट स्टेप में। इसी फर्स्ट स्टेप को हम वैसे 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, और ये वाली जो फॉर्मेशन है हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी की, इसे हम सेकंड स्टेप बोलते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ, किस चीज का ट्रांसफर?
2 कार्बन यूनिट का 2 कार्बन ट्रांसफर हो जाते हैं किसके पास, लिपोइक एसिड के पास। और लिपोइक एसिड किसका कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम है एंजाइम 2 का, तो ये एंजाइम 2 कर रहा है, ये थर्ड वाला स्टेप। और लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप से पहले एक चीज ये भी नोट कर लो कि लिपोइक एसिड पे जब 2 कार्बन का ट्रांसफर होता है साथ साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन हो चुकी है किससे, पायरुवेट से। फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है, रीऑक्सीडेशन किस चीज की, लिपोइक एसिड की। तो लिपोइक एसिड वापस से रीऑक्सीडाइज हो जाता है, लिपोइक एसिड वापस से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इसकी रिसाइकलिंग हो रही है, और ये रीऑक्सीडेशन में हेल्प करता है एंजाइम 3। तो हमने पढ़ा एंजाइम 1 का फंक्शन, एंजाइम 2 का फंक्शन एंड एंजाइम 3 का फंक्शन पूरे मैकेनिज्म में। यही था आज की वीडियो में जो हमें डिस्कस करना था, यानी पूरी ये प्रोसेस जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की है वो कैसे हो रही है। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, क्योंकि अब ऑक्सीडेशन हो गई है पायरुवेट की, अब पायरुवेट क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में। तो क्रेब्स साइकिल हम डिस्कस करेंगे। और in the meantime, if you found this video helpful, then please like, share and subscribe. So stay tuned. Goodbye.